On today's podcast, we have a very interesting young personality with us, Vibodh Rath. Vibodh, welcome to our podcast. Thank you. And as I see, you are an economics graduate, and thereafter you went into adventure sports. So you are scuba diving instructor, free diving instructor, certified paraglider, and certified skydiver. Besides that, you are also scuba maintenance technician, underwater photographer, an emergency first response instructor, and you have taken part in marathon, cycling, trekking. So many things you have done, and you are just 33 years old. Is it? Yes, sir. So how did you get into all this? Whereas people normally, after doing graduation and they go for further technical studies or something, and then they go to the AC offices, फिर वो normal job करते हैं. तो आप इस फील्ड में कैसे चले गए भाई? Sir, I was in third year of my college, the final year, last few months, and with these two more friends of mine, we decided to do a cycle trip to Goa from Pune. Oh. Which was 500 kilometers of cycling, which is probably very easy to imagine now where I am, but back then I had no background in adventure sports, no experience. So that experience was exhilarating. So you just went for fun? Yes, it was in fact a bet amongst friends, and they started betting how soon we'll come back. Some of them said ये 3 घंटे में आ जाएंगे, 6 घंटे में आ जाएंगे. तो हमें बहुत बुरा लगा कि मतलब पूरा किए बगैर आ जाएंगे कहने का हाँ, मतलब. वो उनकी शर्त ये नहीं लग रही थी हम पहुंचेंगे कि नहीं, उनकी शर्त थी कि कितनी जल्दी वापस आते हैं. ओके. तो हमें बड़ा बुरा लगा, तो हमने कहा चलो अब करके दिखाते हैं. और जब वो किया तो लगा ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था. जब हम धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना देख सकते हैं कंपेयर टू गोइंग इन अ फ्लाइट वर्सेस ट्रेन वर्सेस बस. साइकिल में आपको इतने घंटे लग जाते हैं, इतने दिन. तो आप कुजीन चेंज होते हुए देख सकते हो, आप मौसम बदलते हुए देख, टोपोग्राफी, सब चेंजेस नोटिस कर रहे हो. रोड साइड ईटिंग पॉइंट्स, वही जैसे कोंकण रीजन आप पास कर रहे हैं तो कैसे कोंकण करी हर 100 किलोमीटर में ही थोड़ी थोड़ी बदल रही है. इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें देखने को मिली, तो मेरे को लगा ये बहुत ही अच्छा. एक चीज़ पूछना चाहूँगा. हाँ जी. जो ये रूट किया था, हाँ जी. उसमें रास्ते में ढाबे मिले थे? बिल्कुल से ढाबे, टी स्टॉल्स, Oh my God. हर टाइप के लॉट ऑफ चेंजेस हैज टेकन प्लेस. बिकॉज मैं जब एनडीए में था तो 1983 में हमने पुणे से, एनडीए से हाँ जी. रामेश्वरम तक की साइकिल ट्रिप की थी. हाँ जी सर. तो उस ज़माने में बहुत मुश्किल से ढाबा मिलता था सड़क पे. तो शायद कल्चर नहीं था और उस तरह की जो है चीज़ें नहीं थी. बट एज यू से कि इतने सारे ढाबे, मतलब हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया. थैंकफुली फूड हमको स्टॉक नहीं करना पड़ा था, एंड हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए तो मिल ही रहा था. अच्छे अच्छे टाउन्स बीच में आए, तो खाने की ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा. तो उसी से फिर देखा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस काफ़ी कॉमन हो रहे थे. मेरे जो सीनियर्स रहे थे उनके बीच में, तो मेरे को कहीं से मन में आया कि ऐसी कोई लाइन, एडवेंचर स्पोर्ट्स की लाइन चूज़ करी जाए. तो ज़िंदगी बढ़िया इंटरेस्टिंग बीते कि काम में मज़ा आएगा. ऐसे मंडे मॉर्निंग को लेके बुरा नहीं लगेगा जैसे बोलते हैं लोग. करेक्ट. तो ये सब जब बेसिकली ये तो शुरुआत थी. हाँ जी. बट प्रॉपर एडवेंचर स्पोर्ट्स में वो शुरुआत कब हुई? तो फॉर्मल ट्रेनिंग मैं वहाँ से कॉलेज ख़त्म करके केरला पहुँच गया. कैलिप्सो एडवेंचर्स, साउथ इंडिया की बहुत बड़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी है. वहाँ पे साइकिलिंग गाइड, ट्रैकिंग गाइड, कायाकिंग गाइड के उससे काम कर रहा था. और वहाँ पे मेरे को माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ के बारे में पता चला, तो जाके मैंने वो करे. इस बीच में डाइविंग ट्राई करी. तो तभी भी मैं देख रहा था कि इस फील्ड में क्या ऑप्शंस हैं, क्या मेरे को पसंद आ रहा है, किसमें आगे लाइफ सपोर्ट पूरा अच्छे से हो जाएगा. तो डाइविंग मेरे को बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन लगा. तो फिर मैंने अंडमान जाके डाइविंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. मैं कह रहा हूँ तब से मेरे ख्याल से प्रॉपर डाइविंग में घुस के ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में एंट्री हुई है. तो बेसिकली मेन एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है आपका वो डाइविंग है. करेक्ट. और प्राइमरी स्पोर्ट डाइविंग. हाँ, बाकी तो सारे और भी हैं. हाँ जी. लेकिन मेन डाइविंग है. हाँ जी. ओके. जब ये एज स्पोर्ट्स और एज प्रोफेशन आपने इसको चुना, तो परिवार वालों का और परिचितों का क्या रिएक्शन था? लेकिन क्योंकि नॉर्मली ऐसी चीज़ों को तो लोग जो है प्रोफेशनल समझते ही नहीं है हमारे यहाँ. सही, आप सही कह रहे हैं सर. इंडिया में स्पेशली ऐसा माइंडसेट है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे प्राइमरी प्रोफेशंस पे ध्यान देते हैं.
बट मेरे को लगता है जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको करेज चाहिए होता है, आप किसी पहाड़ी से कूद रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं, थोड़ा करेज चाहिए होता है, वैसे ही लाइफ में भी करेजियस रहना है, बिकॉज हमारे अंदर की आवाज़ भी हमको कुछ कहती है, कोई डायरेक्शन देती है और उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें भी करेज चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये करेज सिर्फ आप पहाड़ी पे दिखा रहे हैं, आप डेली लाइफ में भी हर बारी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी आ सकता है। एंड समटाइम्स द टफर चॉइस इज़ हार्डर चॉइस, इट्स द फियर ऑफ अननोन। जब हम माँ के पेट से निकलते हैं तो भी हम रोते हैं क्योंकि हमको अननोन टेरिटरी लगती है, बट इवेंचुअली हम रियलाइज़ करते हैं कि वो एक अलग दुनिया है, उसमें भी बहुत कुछ देखने को है। सो दैट स्टेप इनटू द अननोन ऑल्सो रिक्वायर्स करेज, और वो ज़रूरी है हम सबको लेना, क्योंकि अगर हम नहीं लेते तो हम दो गड़बड़ करते हैं। एक तो हम उस सिचुएशन में खुद को रखते हैं जहाँ हमारा होने का मन नहीं है ओरिजिनली, करेक्ट। और दूसरी गड़बड़ ये करते हैं कि जहाँ पे हमको होना है वहाँ पे हम है ही नहीं। तो जो हमको लाइफ दिखाना चाहती है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत ही डाइवर्टेड हो रखा है। जो सोसाइटी बोल रही है या जो भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं किसी और को देख के कि उसके लिए ये सही है, हम ये खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है। करेक्ट। तो वो मेरे ख्याल से अगर कोई करेज रखे तो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन एंड वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी फुलफिलिंग। तो बेसिकली ये है कि यंग लोग जो, खैर जिसको डॉक्टर बनना है बनेगा, जिसको इंजीनियर बनना है बनेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो फील्ड जिसने अपने लिए चूज़ किया है वो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यंग एंथुजियास्ट जो कि इन अनचार्टर्ड फील्ड, हमारे यहाँ हमारी कंट्री के हिसाब से अगर बोलूँ तो, उसमें जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि भाई दो रोटी का भी तो इंतजाम होना चाहिए, आपको कुछ अर्निंग भी चाहिए सही सस्टेन करने के लिए। और ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं ये कॉस्टली भी हैं, इनमें पैसा लगता है, इनकी ट्रेनिंग में, इनके इक्विपमेंट में, सभी चीज़ों में। बिल्कुल सर, इसमें वैसे ही पैसा लग रहा है जैसे अगर आप कोई डिग्री जाके परस्यू करेंगे उसमें भी पैसा लगता है, इसमें भी पैसा लगता है। एंड एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न, देयर आर रिटर्न्स। आप मेहनत करिए, मतलब उसमें घुसते टाइम आप डर की भावना से नहीं घुसिए, और आप जब मेहनत करेंगे तो उसमें भी रिटर्न्स है। एंड लॉन्ग रन में ये अच्छा है क्योंकि आप बर्न आउट होता है आजकल के ज़माने में। आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस। Yes. सो पीपल जॉइन करियर्स फॉर द सेक ऑफ मनी एंड देन दे बर्न आउट आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप वो जॉब कर रहे हैं जिसमें आप बर्नआउट की फीलिंग ना आने दें तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। और एट द एंड ऑफ द डे वट एवर इज़ योर कॉलिंग, मे बी डॉक्टर बनना आपकी कॉलिंग है, इंजीनियर बनना आपकी कॉलिंग है, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है उस चीज़ में, वो करिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। ऐसे डर की भावना से नहीं कुछ चीज़ करिए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी आप आगे की डिसाइड कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं एक्चुअली, कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स को कैरियर लेना चाहेंगे, हाँ जी, और कुछ लोग जो दूसरे फील्ड में हैं वो भी अपने टाइम में से कुछ टाइम निकालना चाहेंगे बिल्कुल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत से ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स को जानता हूँ आजकल मैं। के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हो गए, सिटी में जो रहते हैं, इनको बहुत ही ज़रूरी है, मैं कहूँगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कि वो थोड़ा टाइम निकाल के आते भी हैं। आज के ज़माने में माइंडसेट इज़ चेंजिंग, लोग जिम ज़्यादा ज्वाइन करने लग गए हैं, हेल्दी ईटिंग, बाहर जाके ये सब एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है। इट गिव्स गुड फीलिंग, ओवरऑल फीलिंग टू आवर सेल्व्स, बिकॉज एज ह्यूमंस वी आर मेंट टू बी इन नेचर। ये पहाड़, नदी, समुंदर जो भी है, ये हमारे मन को शांति भी पहुंचाते हैं। तो इन सब का ओवरऑल बहुत ही फ़ायदा है ऐसा। आई बिलीव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो है कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करती हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स एज टीम और एज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ट्रैकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि लोग जाते हैं। एंड ये आई थिंक उनके HR डिपार्टमेंट ने रिसर्च देखा है कि इसका फ़ायदा हो रहा है ओवरऑल उनके आउटपुट पे। करेक्ट। तो मे बी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है, बट डेफिनेटली मैं अपने आप को खुद ही नोटिस करूँ जब मैं शहर में होता हूँ वर्सेस जब मैं किसी ऐसे नेचर बेस्ड जगह पे होता हूँ, मैं अंदर से कैसा अनुभव कर रहा हूँ। तो वो नेचर वाली जगह पे इंसान जनरली अच्छा महसूस करता है। तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूँगा, अगर वो फुल टाइम नहीं तो जब भी उनको टाइम मिले, टाइम निकाल के जाए कहीं ना कहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ईच वन ऑफ योर स्पोर्ट्स, लाइक स्कूबा डाइविंग। हाँ जी। तो how did you feel like when you went for the scuba diving for the first time? डर लगा था, क्या था मन में, क्या चल रहा था? तब तो उम्र कम थी तो इतना डर नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा लगता था कि उम्र बढ़ने के बाद डर लगने लगता है। हाँ, उम्र मैं कहूँगा मेरे ख्याल से ऐसा क्योंकि हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने लगते हैं। तो तब मैं 17-18 साल का होऊंगा, तो मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट था। समुंदर में बोट से जा रहे हैं और पानी के अंदर घुसते ही एक तो हम सांस धीरे लेते हैं, नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है,
तो मानिए जैसे प्राणायाम करके आपको मन को शांति मिलती है, अच्छा मिलता है, वैसे ही आप स्कूबा में जब आप रेगुलेटर से सांस ले रहे होते हैं और आप पानी आपके मुंह में लगता है, सो दैट किक्स इन यू मेमिलियन डाइव रिफ्लेक्स, उससे आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, फिजियोलॉजिकल थोड़े चेंजेस आते हैं। तो अनलेस आप माइंड मेंटली पैनिक मोड में ना जा रहे हो, ओपन माइंड से जा रहे हो, तो इतना अच्छा लगता है वो फीलिंग। मैं तो बाहर निकलते ही बोट में पूछने लग गया कि ये मैं पूरी ज़िंदगी कैसे कर सकता हूँ। ओके, गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इनफैक्ट मैं प्लान से नहीं गया था कि मेरे को आगे इसमें करियर बनाना है, मैं तो ट्राई करने गया था, पर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो गुड। सो उसके बाद जो है इसको फर्दर जैसे इंस्ट्रक्टर कोर्स किया वो उसमें तो काफ़ी पैसे लगे होंगे, टाइम भी लगा होगा। हाँ जी। हाउ डिड यू गो अबाउट इट? बिकॉज हमारे पॉडकास्ट को देखने के बाद में कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई मुझे भी ये करना है, लोगों की इच्छाएं होंगी मन में, तो उनके लिए क्या आपका? सो बेसिकली इसके कोर्सेज होते हैं, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर बेसिक ओपन वाटर कोर्स, जिसमें आपको बेसिक लाइसेंस मिलता है 18 मीटर तक की डाइविंग का। ओके। वो 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया में देखा जाए तो गोवा, पौंडीचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप सब जगहों पे पॉसिबल है इस टाइम पे। फिर इसके बाद करियर डेवलपमेंट होता है इसमें। नहीं तो इस स्टेज तक में जो है कि जनरल इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब पैसे कितने लग सकते हैं? इन टुडेज डेट विद जीएसटी इंक्लूडेड आई थिंक वन कैन एक्सपेक्ट 30 to 35,000 फॉर अ बेसिक कोर्स। ओके। एंड देन उसके बाद एडवांस कोर्स, इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स कोर्स, जिसमें आप बोट में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, ड्राई कोर्स है वो, किसी को अभी फर्स्ट एड देना पड़ जाए, सीपीआर देना पड़ जाए, ये कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम आप दैट्स व्हाट यू हैव डन इन योर, ये भी रिज्यूमे आई सॉ। सिखाते हैं। फिर इसके अलावा फिर आप डाइव मास्टर, दैट्स योर फर्स्ट प्रोफेशनल रेटिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टीचिंग डाइविंग में घुसे, हो सकता है आपको फोटोग्राफी पसंद आ जाए तो आप नैट जियो में जाके काम, आपको मरीन बायोलॉजी पसंद आ जाए, आप एज ए मरीन बायोलॉजिस्ट काम करें। तो एट दिस पॉइंट पर्सन स्टार्ट्स डिसाइडिंग व्हाट इज़ देयर लाइकिंग एंड देन दे टेक दैट फील्ड। अगर आप टीचिंग में पर से घुसना चाहते हैं तो आप इसके बाद थोड़ी डाइव्स कलेक्ट हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आप इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए साइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन योर लेवल, योर एक्सपीरियंस लेवल, योर स्किल्स, यू स्टार्ट गेटिंग जॉब्स। तो अगर जैसे आपके उसमें दो है, एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हो आप और एक फ्री डाइविंग इंस्ट्रक्टर। हाँ जी। दोनों का फ़र्क आम आदमी के लिए? तो स्कूबा बेसिकली फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। आपने मूवीज़ में देखा होगा, जिंदगी ना मिलेगी, टैंक आ जाता है, तो टैंक लगा के उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर है, एयर, हाँ 100% ऑक्सीजन टॉक्सिक हो जाती है, बिल्कुल। तो वो उसको ले जाके लगाते हैं। उसमें भी आप 6 सिलेंडर लेके जाते हैं, उसको टेक्निकल डाइविंग बोलते हैं। तो उसमें आप समुद्र की काफ़ी गहराई 100 मीटर तक लोग जाते हैं, 4-5 घंटे डाइव करते हैं, केव्स के अंदर चले जाते हैं, तो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, वो टेक्निकल डाइविंग हो गई। अभी एक और लाइन आती है फ्री डाइविंग, जो मेरे को बहुत ही पसंद आई। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप टैंक नहीं लेते, इसमें आप एक पूरी सांस लेते हैं, उस भरी हुई सांस में आप नीचे जाते हैं। How long can you hold your breath? तो माय मैक्सिमम ब्रेथ होल्ड इज़ 5 मिनट्स, दैट्स अ स्टैटिक ब्रेथ होल्ड। और जब डेप्थ में जाते हैं तो 47 मीटर इज़ द मैक्सिमम दैट आई हैव बीन सो फार। ओके। नहीं मतलब ये फ्री डाइविंग में आपके पास में जो है ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन नहीं है, नहीं जी। ठीक है, तो आप उतनी ही दूर तक जा सकते हो जितनी देर तक आप जो है वो अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हो। करेक्ट। तो इसमें कोई रिकॉर्ड है, इसमें कोई मतलब कितनी देर तक, कितनी डेप्थ तक लोग गए हैं? इसमें अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं और लोग गए हैं 100-120 मीटर्स, 130 मीटर्स भी गए हैं। ओके। और अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं इसमें। आप फिन्स के साथ जा रहे हैं, आप बिना फिन्स के जा रहे हैं, आप कोई एक्सटर्नल मशीनरी जो आपको पुल कर रही है नीचे, फिर आप एक बलून टाइप के इंस्ट्रूमेंट से ऊपर आ रहे हैं। ये डिसिप्लिन इनफैक्ट हटा दिया कंपटीशन से, क्योंकि इसमें बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे, बहुत डेथ हुई ऐसे सिनेरियो में। क्यों? क्योंकि बॉडी उतना बनी नहीं हो, 300 मीटर तक बॉडी जा रही है एक ही ब्रेथ में, क्योंकि इतने स्पीड में वो खींच के ले जा रही है आर्टिफिशियल मशीनरी। इसीलिए एक्सीडेंट्स कम करने के लिए आप सिर्फ ऐसे डिसिप्लिन रखें जिसमें इंसान अपने खुद के पैरों या हाथों से नीचे जाएगा। ओके। आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो में नीचे जाते हुए फिर ऊपर आते हुए, बिकॉज बायंसी विल ब्रिंग यू अप, नो डाउट। करेक्ट। लेकिन आपने भी उसकी भी टेक्निक है। करेक्ट सर, इनफैक्ट बॉयंसी भी बड़ी सुंदर तरह से काम करती है। करेक्ट। क्योंकि हम थोड़ा सा वेट रखते हैं, लेड वेट अपने आप पे, कि हम सरफेस पे हम रहे पॉजिटिवली बॉयंट, तो हम तैरते रहे, और करीब 10 मीटर पे हम हो जाए न्यूट्रल। तो मैं जब 10 मीटर में पहुंचूं, मैं छोड़ूं, तो मैं ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, जीरो ग्रेविटी टाइप।
हाँ जी, बट इसके आगे और मज़ा आता है। इसके आगे आप नीचे जाएंगे तो आप नेगेटिवली बॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपका एयर सैक जो है, जो पूरा ये लंग है, ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस होगा, करेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि आप 30 मीटर के बाद एक फ्री फॉल में चले जाते हैं, तो आप अपने आप ही ऐसे नीचे जाने लगते हैं। ओके। और आपको बस अपना डायरेक्शन मेंटेन करना है और अपने साइनसेस और ईयर्स को इक्वलाइज करते रहना है। आपको प्रोपेल करना इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है। सेम जब आप वापस आ रहे होते हैं तो आप 10 मीटर्स तक आप नेगेटिव होते हैं तो आपको पुश करना पड़ता है। 10 के बाद आप कुछ नहीं करें तो भी आप ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है आपका प्रेशर से। करेक्ट। तो ये वेट जो आप लेते हैं वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं कि So it's ये actually adjust it's actually quite technical and quite thrilling and one has to train himself. मतलब बिना ट्रेनिंग के तो ये सब नहीं कर सकता। हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एज दिस स्पोर्ट इज थ्रिलिंग एट द सेम पॉइंट यू विल डू बेटर व्हेन यू आर मोर काम एंड रिलैक्स्ड। Correct. सांस रोकना जब हम किसी को सिखाते हैं तो उनको एक चीज़ बताते हैं कि जितना मन शांत कर पाओ, जितना शांति से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, उतना लंबा कर पाओगे। हाँ, बिकॉज अगर आप घबराते हो और आपके दिमाग में जो है टेंशन है, कुछ है, तो आपकी जो है ब्रीदिंग रेट जो है चेंज हो जाती है, तो और बॉडी में ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो फास्ट तेज हो जाती है। बिल्कुल। तो वो डिप्लीट होगा, उतनी फास्ट डिप्लीट होगा, आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकोगे। बिल्कुल सर। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। अभी मुझे बताओ कि आप सेफ्टी एस्पेक्ट क्या है, बिकॉज हम बाकी स्पोर्ट्स के भी सेफ्टी एस्पेक्ट को अभी यहीं पे डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ जी सर। इंडिया में भी किया है आपने काम, बाहर भी किया है, ठीक है। और हमारे यहाँ सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि यार एक्सीडेंट हो जाते हैं इसमें, और अभी हाल में हुआ बीर बिलिंग में जो है वो एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब खैर वो तो पैराग्लाइडिंग उसकी बात है, लेकिन फिर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एडवेंचर है, एक्सीडेंट्स होंगे, कोई डाउट नहीं है। उसकी रेट को कम रखना है और जो है उसको कितना सेफ बना सकते हैं हम, वो हमारा एम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज कम्पेयर टू आउटसाइड अदर कंट्रीज कैसे हैं? सर हमारे देश में इतने हाई स्टैंडर्ड तो नहीं है कंपेयर करेंगे हम यूरोपियन कंट्रीज से, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी बहुत चलती है, हम इतना पैसा इसमें नहीं लगाना चाहते हैं। तो बट आप ये भी देखिए, कोई यंग एडल्ट अगर इसमें जाना चाहता है, मैं उसको बस एक चीज़ बोलूँगा कि एक तो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट से अपनी ट्रेनिंग सर्टिफाइड हो रहे हैं, हाँ। वही, और दूसरी चीज़ है कि अपने खुद की ट्रेनिंग रखें। आप अपने शरीर को, अपने मन को रेडी रखें एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और तीसरी चीज़ हो जाती है कि आप अपनी ट्रेनिंग से आगे ना जाएं। अगर आपको आगे स्टेप अप करना है, किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में धीरे धीरे जाएं, एंड व्हेन यू आर श्योर आप आगे स्टेप ले सकते हैं तभी लें। मतलब अपनी लिमिट को पहचानें। वही, क्योंकि जोश में ज़्यादा चलते हैं, जितने यंग लोग होते हैं वो ज़्यादा जोश में किसी और को देख के या दिखाने के चक्कर में इन सब में ना पड़े। इंजॉय करें स्पोर्ट को, हर स्पोर्ट है बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट आप जैसे जो स्पोर्ट ये नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत एक्सिलरेटिंग है, जो रोज़ कर रहा है उसके लिए वो रोज़ की चीज़ है। रूटीन हो जाता है, रूटीन हो जाता है। तो उसमें वही ध्यान रखना है कि मेरा लेवल क्या है, और आगे बढ़ना है तो ठीक है, ट्रेनिंग के साथ, मेहनत के साथ बढ़िए। कोई यहाँ पे गॉड गिफ्टेड नहीं है कि पहले दिन ग्लाइडर उठाया और कहीं पे भी चला गया। सब ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो उसको अपना ड्यू टाइम दीजिए। ना कोई जो है, हम लोग पानी में रहने को बने हुए हैं और ना ही हवा में उड़ने को बने हैं, ठीक है। तो हम जो है एक्चुअली उस टेरिटरी में जा रहे हैं जो हमारे लिए नेचुरली नहीं बनी हुई है, ठीक है। पानी में मछलियाँ रहती हैं ठीक है, हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ उसकी टेक्निक, उसकी चीज़ें हैं वो सीखनी है, तब जा करके उसमें हम सेफ रह सकते हैं। सेम गोज़ फॉर एयर ऑल्सो। पर इसको आप ये भी देखिए कि डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, वो भी पानी में रहते हैं, और हमारी बॉडी में भी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी वो एबिलिटी है, करेक्ट, इन एरियाज़ में जाके एक्सप्लोर करने की। बिल्कुल। तो हालांकि हाँ, पानी में मछलियों के जैसे सांस तो नहीं ले सकते, पर फिर भी हमको रुकना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी हम आते हैं पानी में से हम हवा पे आ जाते हैं। हाँ जी। जो पैराग्लाइडिंग आपने किया, हाँ जी, वो कहाँ से शुरू किया और उसमें कैसे घुसे? ये बचपन से ही सपना था, क्योंकि सब देख के अच्छा लगता था। जो कॉलेज टाइम पे फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स करने लग गया, ये तब मैं अपनी ईमेल पुरानी देख रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी ईमेल भेजा था इन लोगों को। मेरे पास तब पैसे नहीं होते थे सब करने के लिए, तो कोविड टाइम पे सेविंग्स थी और टाइम भी था, तो बीर बिलिंग पहुंच गया मैं। वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करी। नहीं, लोगों की जानकारी के लिए बीर बिलिंग कहाँ है थोड़ा सा ये बताएं। हिमाचल में पड़ता है, धर्मशाला से करीब 100 किलोमीटर दूर, पालमपुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग होती है। वहाँ की पहाड़ियाँ, हवाएं ऐसी हैं कि वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं अक्टूबर में
क्रॉस कंट्री फ्लाइंग के लिए। वहाँ से आप मनाली फ्लाई करके जा सकते हैं, आप नेपाल तक लोग गए वहाँ से फ्लाई करके सिर्फ हवा की हवा से। हाँ, तो इसीलिए वो- मुझे इनसे डरना पड़ता है। आप हेलीकॉप्टर हाँ, फ्लाइंग जब मैं मनाली वाली वैली में या धर्मशाला की तरफ जो है जब हम फ्लाइंग करते हैं सही हेलीकॉप्टर, सही तो पता करना पड़ता है कि भाई कि कोई पैराग्लाइडर तो नहीं घूम रहे हैं हवा में। सही, हमें भी एंड इट वार्निंग आ इज़ वेरी जाती है थ्रिलिंग टू ग्रुप्स सी में। देम, बिकॉज हमको पता होता है कि भाई जा रहे हैं उस हम देख लेते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके उनको, 2 3 4 एक साथ। हाँ, और वही फीलिंग भी बहुत अच्छी है। आप थर्मल्स जो हवा में बनते हैं उसकी सहायता से आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर आप ऊपर जा रहे हैं, तो आप नेचर को यूज़ करके बिना किसी मोटराइज इंजन के इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। तो ब्रीर बिलिंग में पहुंच गया था और बढ़िया ही एक्सपीरियंस रहा। और फिर हर साल फिर वहाँ धीरे धीरे जाना होता गया, फिर अपना ग्लाइडर लेना, फिर धीरे धीरे सो और यू हैव योर ओन ग्लाइडर? हाँ जी, ग्लाइडर है मेरा। जस्ट फॉर नॉलेज, हाउ मच डज इट कॉस्ट? इट डिपेंड्स नाउ इन दिस, यू नीड टू अपग्रेड योर ग्लाइडर। यस, देयर मस्ट बी सो मेनी वेरिएंट्स। वही, तो जैसे स्किल बढ़ेगा अपग्रेड करते जाएंगे, तो इनिशियली इट्स ओके टू स्टार्ट विद अ सेकेंड हैंड ग्लाइडर। आप नया लेंगे तो 3.5-4 लाख का पहुंच सकता है विथ हार्नेस, रिजर्व, हेलमेट, एवरीथिंग। बट आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, कुछ महीनों में आप जब स्किल अपग्रेड कर जाएंगे तो आप सेकेंड हैंड भी मार्केट हमारा व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है। ओके, सो पीपल कीप स्विचिंग कि जैसे मैंने उस पर उड़ा लिया, उसकी लाइफ अभी भी बची है, तो मैं किसी अगले को फॉरवर्ड कर दूं, मैं किसी और से ले लूँ। तो क्योंकि अपग्रेडिंग। हाँ, इवेंचुअली स्टार्टिंग में बहुत अपग्रेड्स होते हैं, हर कुछ कुछ महीने में यू कैन अपग्रेड योर लेवल ऑफ ग्लाइडर। ओके, एंड इसकी कॉस्टिंग बताइए आप। तो इसमें पैराग्लाइडिंग कोर्सेज एक बार ग्लाइडिंग करने के, और फिर उसके बाद जो है अगर कोर्सेज करने हैं किसी तो को बेसिकली कोई भी नया बंदा जाएगा या तो वो टैंडम फ्लाइट कर लेगा, वो आपके 3 से 5 हज़ार में हो जाएंगी। फिर आप P1, P2, P3 कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 50 हज़ार का खर्चा मोटा मोटा पकड़ लीजिए, और इसमें आपके आएंगे दिन लग जाएंगे 15 से 20 वेदर पर्टेनिंग। और इसके बाद आप अपना ग्लाइडर खरीद सकते हैं। फिर आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। आपको टेक ऑफ लैंडिंग विदाउट एनी असिस्टेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। तो काफ़ी टाइम आपका जाएगा, काफ़ी आवर्स आप कलेक्ट करेंगे बस प्रैक्टिस करने में। फिर आप अगले कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, थर्मलिंग। तो ये सब वही जैसे बीर बिलिंग उसी जगह पे हो गया, कहीं और भी इसको कहीं practice पे भी कर आपके सकते हैं? पास ग्लाइडर है तो इंटरनेशनली बहुत लोकेशंस हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। इंडिया में, महाराष्ट्र में और भी फ्लाइंग लोकेशंस है, उत्तराखंड में। तो आप मतलब कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है बीर में। मेरे लिए वो एनवायरनमेंट मेरे को मिल गया जहाँ पे दोस्त हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, सब हैं, कि वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग अच्छी चलती रहे। कोई ऊपर से देख भी रहा है, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी स्पोर्ट है नहीं, तो नई जगह पे जाना और कोई मिले, कैसा मिले, उससे मेरा क्या कनेक्शन कैसा है, उस हिसाब से मेरे को बीर बिलिंग बहुत ही बढ़िया लगा जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग मिल पाए। वेरी गुड। यू डिड स्काई डाइविंग ऑल्सो? हाँ जी, ये भी फिर एक गोल था जो पैसे नहीं थे पहले, बट सोचा था जिस दिन आएंगे उस दिन पक्का जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे सेविंग्स बढ़ी, इसी साल मैं रशिया गया 1 महीना, वहाँ पे स्काई डाइविंग में USPA से A लाइसेंस। रशिया क्यों जाना पड़ा? रशिया में सबसे सस्ता था भाई, और बढ़िया कंट्री एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। पर बेसिक रीज़न ये था कि उस एजेंसी का सर्टिफाइड कोर्स सबसे सस्ता दुनिया में रशिया में ही होता है, तो कॉस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। तो चले गए फिर। हमारे यहाँ कोई नहीं। इंडिया में आप हरियाणा में कर सकते हैं स्काई डाइविंग टैंडम जंप्स, एंड एज अ सर्टिफाइड स्काई डाइव पायलट आप वो कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग पूरा कोर्स नहीं कर सकते इस टाइम पे। हाँ जी, मेरे हिसाब से अभी नहीं है। कॉस्टिंग के हिसाब से मतलब यहाँ का और रशिया का? और टैंडम कॉस्ट तो मेरे को एग्जैक्टली ऑनेस्टली पता नहीं है यहाँ पे कितनी है, रशिया में कितनी है। और इनफैक्ट आप रशिया जाएंगे तो आपको फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, ये सब ऐड करने के लिए तो एक जंप की बात है, तो मेरे ख्याल से इंडिया में ही सस्ता पड़ेगा। ओके। बट पूरा ओवरऑल कोर्स कॉस्ट इंडिया में अब है ही नहीं। वो तो ऑप्शंस थे मेरे पास, थाईलैंड, दुबई, स्पेन, रशिया। यहाँ पे कोर्सेज एक्टिवली सिखाए जाते हैं, प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्लेन्स हैं उनके पास। ओके। How did you feel when you had to jump from the aircraft, free fall? कुछ कितने से देर तक का फ्री फॉल होता तो है? 45 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स का आपको फ्री फॉल मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो सीधा आपको फेंक नहीं देते हैं। आई एम श्योर मिलिट्री में ऐसा करते होंगे, बट सिविल में हर जगह पे थोड़ा आराम से चीज़ों को सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में टैंडम जंप होती है, फर्स्ट जंप यू ऑलवेज विद द इंस्ट्रक्टर, बट इट्स नॉट अ फन टैंडम। तो उसमें वो आपको
पूछते हैं इसमें क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, जो पहले आपको टास्क दिए देखना चाहते हैं आप ब्लैंक आउट तो नहीं हो रहे हाँ, ऊपर सो जाके। दे मेक यू प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड एंड हाँ, उसी फिर को फिर फर्स्ट जंप इज ऑलवेज स्टैंड अप, फिर 2 इंस्ट्रक्टर आपके साइड में होते हैं, आप सोलो ही होते हो, बट 2 इंस्ट्रक्टर आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है इसमें अगर आपने बॉडी स्टेबल नहीं करी तो आप हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे घूमने लगते हो और फिर काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ। तो फिर पहले 2 आते हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं आप ठीक हो, फिर एक आता है, फिर एक आता है बट वो आपको पकड़ता नहीं है, फिर नाउ इंस्ट्रक्टर कोचेस आपके सामने आ जाते हैं, आपको डिफरेंट हर जंप में ये फ्री फॉल का टाइम है, जब ये जो बता रहे हो ये फ्री फॉल का टाइम है अलग अलग जंप्स हैं, तो ए कैटेगरी बी कैटेगरी। हाँ, नहीं इंस्ट्रक्टर्स आ करके जब आपको आपकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं और जो है फिर अगर है तो स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये फ्री फॉल के टाइम जब आपने डिप्लॉय कर दिया देन यू आर ऑन योर ओन। रेडियो होता है वो उसमें आपको बताते रहते हैं ये पैराशूट हैंडलिंग, पर फ्री फॉल में इज़ द मेन पार्ट वेयर दे वांट टू सी सर्टेन लेवल ऑफ स्किल टू पास यू एवरी कैटेगरी। तो उसमें टर्न्स लेना, उल्टे पुल्टे हो जाके फिर सीधे हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा स्पीड में जाना, तो हर जंप में वो एक टास्क दे देते हैं, तो उसको धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं, तो एंड में ये लाइसेंस मिलता है। सो यू आर इंस्ट्रक्टर इन स्काई डाइविंग? नहीं, अभी मेरे पास बेसिक ए लाइसेंस है और अभी एक्सप्लोर करना था कैसा स्पोर्ट है क्या है। तो व्हाट डू यू प्लान टू कंटिन्यू स्काई डाइविंग? अब मैंने ये देखा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अच्छा। तो इस उतने कॉस्ट में मैं 6-7 महीने अलग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर सकता हूँ जो यहाँ पे 6 दिन में भी उड़ सकते हैं। बिल्कुल। हर एक जंप का खर्चा अभी विद इक्विपमेंट रेंटल एयरक्राफ्ट में राइड 7-8,000 गियर वेयर सब मिला के पहुँच जाता है, और दिन के आप 7-8 जंप्स भी कर सकते हैं। तो इसको अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने इसमें आगे अगर जाना है तो एज ए करियर, स्कूबा में भी यही हुआ था कि मेरे को अच्छा लगा था करना, पैसे थे नहीं तो उसमें काम करने लग जाओ। तो मैं स्काई डाइविंग भी अगर आगे कंटिन्यू करूँगा तो एज ए करियर लेके, जिससे मेरे को डाइव्स मिलते रहे और मेरे को उसके पैसे मिले, मेरे को देना ना पड़े। ये यहीं पर यह सवाल भी है कि वाइल डूइंग दिस, जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, जब सब कर रहे हो उस समय जो है शुरुआत में तो आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सही। उसके बाद आप उसी में रह करके आप धीरे धीरे कुछ अर्न भी कर सकते हो। सही। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग हो जाएगी उसमें, मेरा कहने पूछने का ये। हाँ जी, इन स्पोर्ट्स में हो जाती है, आप मेहनत करिए, एंड इनफैक्ट व्हाट मेक्स मोर सेंस इज यू स्टिक टू वन स्पोर्ट। उसमें आप बढ़िया अच्छा अपना स्किल लेवल आपका नाम बढ़ेगा, तो उसमें रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ओके। बट अगेन आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ लाइक दैट कि थोड़ा अनसर्टनिटी आती है लाइफ में, ठीक है आने दीजिए, बट अगर कोई चीज़ नई अच्छी लग रही है तो उसमें डेफिनेटली मैं वेंचर करना चाहूँगा। वेरी नाइस। एंड यू हैव बीन ट्रैकिंग ऑल्सो? हाँ जी सर, ट्रैकिंग ये माउंटेनिंग कोर्सेज कर लिए थे कॉलेज के बाद, और बड़ा अच्छा लगा। तो मैं हर साल ऐसा पहाड़ों में निकल जाता हूँ अपना अकेले, सब खाना पीना टेंट सब लेके, और नए नए ट्रैक्स चूज़ करता हूँ, और मेरे को उसमें मज़ा आता है, एडवेंचर लेवल बढ़ जाता है जब अकेले कर रहे हो। तो उसका भी बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस है। साइकिल लेके सामान पूरा रह के लद्दाख, ज़ांस्कार, स्पीति सब जगह ऐसे घूमता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रैकिंग के तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रैकिंग के और माउंटेन्स तो हमारे पास जो है, हिमालयस तो सबसे ऊंचे पहाड़ तो हमारे पास हैं, लेकिन ये सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, जनरली आप क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का, क्वालिटी कंट्रोल करने का और फैसिलिटीज़ बढ़ाने का, इसमें क्या सजेशन रहेगा? सर अभी तो प्राइवेट सेक्टर इसमें अच्छा खासा घुस रखा है। पहले YMCA ये ट्रैक्स कराते हैं अगर गवर्नमेंट एफिलिएटेड एजेंसी से जाना है, वरना इंडिया हाइक्स और काफ़ी ट्रैकिंग कंपनीज हैं, इनके साथ बढ़िया पैकेजेस होते हैं, शहरों से लोग जाते हैं और वो ट्रैक नंबर ऑफ डेज जो भी जिसको सूट हो रहा है, इजी मीडियम डिफ़िकल्ट लेवल जो भी चूज़ हो रहा है वो करके जाके अपना बढ़िया 3 दिन से लेके हफ्ते भर का 10 दिन तक का सारे ट्रैक्स बढ़िया ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिसमें आपके साथ खच्चर सब चलेंगे, तो खाना पीना टेंट राशन सब केटर्ड है। तो दे आर प्रेटी गुड, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स गए हैं उनका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इन सब में। तो वी आर ग्रोइंग इन दिस फील्ड ऑल्सो। हाँ जी, ये इंडिया में बढ़िया अच्छा खासा मार्केट डेवलप हो रखा है। तो और इनफैक्ट यंग लोगों का भी मन भी करता है जाके ये सब चीज़ें करने का, तो अच्छा खासा इसमें डेवलप। बिकॉज एक चीज़ मैं देखता हूँ, और योर जनरेशन नाउ योर 33, बट जो एक बिल्कुल नई जनरेशन अभी जेन जी है, हाँ जी, तो वो तो दे डोंट वांट टू गेट बाउंडेड बाय थिंग्स, मतलब वो उनको तो सब कुछ चाहिए और जल्दी चाहिए। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खाली जो है ऑफिस जॉब करें,
सही ठीक सही। है, वो बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए कैरियर ऑप्शन के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये, सो दैट दे नो दैट दिस फील्ड इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर भी कैरियर बन सकता है। मैं तो कहूँगा सर, इनको अभी जो सिटी की लाइफ है वो बहुत ही ख़राब हो गई है मेरे बिल्कुल। हिसाब से, क्योंकि रूटीन गड़बड़ हो जाता है, हमारी सर्कैडियन रिदम में नहीं चलते हम, खाना पीना पूरा ख़राब हो रखा है, और तो बॉडी एक टाइम तक झेल पाती है और फिर लाइफस्टाइल डिजीजेज आने लग जाते हैं। जो स्ट्रेसफुल वर्क है, इनफैक्ट आप कंप्यूटर में इतने टाइम बैठ के काम भी कर रहे हैं, पोस्चर जो ये सब ख़राब हो रहा है, वो धीरे धीरे बॉडी माइंड पे अफेक्ट करने लगता है, तो उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं काफ़ी। ये बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो इज़ इट ऑल वर्थ इट? और कंपैरेटिवली अभी वर्क फ्रॉम होम के उसमें काफ़ी यंग लोग जाके पहाड़ों में समुंदर किनारे भी बैठे हैं, एंड दे डू वो एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। सो दैट बैलेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग बने नहीं थे इसके लिए। इंसान को जो बनाया, भी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट हम एज ह्यूमन बने नहीं है इतनी फास्ट पेस लाइफ जीने के लिए, या इतना डेटा कंजम्पशन जो हमारे मोबाइल से हो रहा है, इससे ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती है, जिससे इवेंचुअली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। तो मे बी थोड़ा स्लो डाउन करके इंसान अगर ऐसे किसी जगह पे रहे जहाँ थोड़ी शांत ज़िंदगी है, और अपना काम भी करे जैसा है, बट साथ साथ में ऐसी हॉबीज़ भी परस्यू करे जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। राइट, तो मतलब जैसा पहले बताया मैंने कि कैरियर ऑप्शन के अलावा ये जो लेज़र टाइम के लिए भी यह है, इसको रखा जा सकता है, और आप किसी प्रोफेशन में हो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, एज ए हॉबी। बिल्कुल। ठीक है, कम आउट, डू इट। ठीक है, अब नो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें, बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, इन एयर, ऑन माउंटेन्स, how do you train yourself? What is your advice for people who want to pursue this, want to take it on for short time? क्या क्या ट्रेनिंग, अपनी बॉडी को कैसे आपको जो है उसको ट्यून करना है, जैसे आपने बोला योगा करते हो, ये करते हो, जो भी है, तो ये बहुत हद तक ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर किसी को स्पोर्ट्स नहीं भी करना है, जनरली ओवरऑल वेलबींग के लिए, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ये फ़ायदा ही होता है। एनी काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, मूवमेंट इज़ मेडिसिन बेसिकली। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि इंसान जितना हिलता रहेगा, जितनी एक्टिविटीज़ करेगा, उतना बढ़िया है। ऑफ कोर्स इफ़ दे आर वेरी डेडिकेटेड दे कैन टेक ए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग थ्रू इंस्ट्रक्टर, और इफ़ दे जस्ट वांट टू मूव, दे लाइक टू डू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, सिटी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप कुछ भी जिम ज्वाइन कर लीजिए, डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इतनी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मूवमेंट जारी रखिए, क्योंकि सेडेंट्री होती जाती है सिटी लाइफ। अभी जितने जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब आ गया है, तो बेसिकली इंसान घर से बाहर निकलने की भी उसको कोई ज़रूरत है नहीं। तो मे बी थोड़ा मूवमेंट बढ़ाते रहिए। एंड प्राणायाम हेल्प्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम हैज़ अ लॉट टू डू। आप कैसी सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आर यू एबल टू डील विद दैट स्ट्रेस? सो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको आप थोड़ा ट्रेन रखेंगे, एंड एक्सपोजर टू दीज स्पोर्ट्स विल ऑल्सो ट्रेन यू फॉर रियल लाइफ सिनेरियोज, सो यू यूज्ड टू डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं। तो अगर आप यहीं पे कोरिलेटेड चीज़ जैसे बताया कि प्राणायाम, योगा किया आपने, जो है आपने माइंड को भी काम करना सीखा, उसको शांत रखने का, और बिकॉज एडवेंचर रिक्वायर्स मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो, लॉट मोर आई वुड से देन फिजिकल एबिलिटी। सो फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, वो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जो ट्रेनिंग है, एक तो हो गई ये योगा प्राणायाम से आपने किया, इसके अलावा आप किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बेसिकली अब आपको पैराग्लाइडिंग जाना है। बेसिकली जब इंसान थकता है तो माइंड कम काम करता है। तो मान लो आप कभी जिम नहीं गए, आपने वीकेंड पे पैराग्लाइडिंग कोर्स साइन अप कर लिया, आप गए वहाँ पे सीधा, और वो बेसिक ग्लाइडर लेके पहाड़ी चढ़ना है टेक ऑफ के लिए। अब आप उसमें इतना थक गए, तो आपका जब आपने फ्लाई करने लग गए तो वैसी स्ट्रेस है, नया एनवायरनमेंट है, बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल है, ऊपर से आपकी फिजिकली भी एक्सर्शन हो गया है जो आप यूज्ड टू नहीं थे, तो माइंड ब्लैंक होता जाएगा। तो योगा ये सब छोड़ के आप रनिंग भी करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है। मतलब हर टाइप का फिजिकल मूवमेंट आपको हेल्प करेगा। एंड हाँ, मतलब ये चीज़ें बेसिकली ओवरऑल मूवमेंट, इट कैन कम फ्रॉम योगा, इट कैन कम फ्रॉम जिम। Now you can get very specific. Basically, is it mobility based? Is it strength based? क्योंकि सच बोलूँ तो आप जब ग्लाइडर पे बैठे हैं तो आपको कुछ फिजिकल एफर्ट है नहीं, आपने ऐसे पकड़ा हुआ है टॉगल्स और आप थोड़ा थोड़ा इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। लोग 70-80 साल में भी जाके उड़ा रहे हैं ग्लाइडर। करेक्ट।
तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही आपको आपने उठा Physical, नहीं हाँ। रखा है पूरा विंग, आप उसमें लटके हुए हो बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। तो आपको बेसिकली मेंटली बहुत ही काम एंड रिलैक्स रहना है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको कामली रिएक्ट करना आना चाहिए। तो बिकॉज पैनिक विल किल यू। हाँ, पैनिक कहीं हेल्प नहीं करता, और ज़्यादातर नए लोग जब जा रहे हैं वो पैनिक में ही एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वही पैनिक इज मस्ट टू बी अवॉइडेड। बिल्कुल। सो व्हाट्स योर एडवाइस टू द यंग पीपल रिगार्डिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स? Adventure sports, definitely try them out. And India में I feel like in last few years parents had been of the mindset that पैसे कमाओ, जॉब करो, ये करो, but please consider this as your life which is going to go beyond your parents. So it's your responsibility to do your overall development, which can come from various aspects. So play musical instruments, go sing songs, do some sports, go out in nature. Overall, you should get a very good feeling out of life. Don't be stuck in a scenario where you're dreading your Monday to Friday life, waiting for weekends, and the only way to get out of that is to probably drink alcohol on Saturday, Sunday, binge drinking or eating as an escapism from whatever you're experiencing in life. So make it a wholesome life and do everything. Do your work, earn that money, spend it on the things you like. Evaluate what you're liking. Is it short-term pleasure, long-term pleasure? How fulfilling it is? How do you feel after doing that? The after effect of that pleasure that you've induced on yourself. Correct. So just evaluate all of that and take very mindful decision. Don't get swayed away by society and What people saying? या बिकॉज हम doesn't तो matter. बहुत बह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कह रहे हैं, और सोसाइटी का भी माइंडसेट है। अभी जैसे दिल्ली में छोले भटूरे का कल्चर है, ऐसे अभी मैं फूड इन सब पे काफ़ी पढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये कल्चरली हमने नॉर्म बना दिया है। अगर यही हमारा नॉर्म हम ही चेंज करने लग जाए, से जिम बिकम्स एन एक्टिव सोशल प्लेस टू मीट, तो वो हो जाएगा। जैसे मेरे फादर मिलिट्री में थे, तो इवनिंग अल्कोहल ड्रिंकिंग इज़ वेरी कॉमन, इट्स सोशल ड्रिंकिंग। बट क्या मैं अपने लेवल पे उसको इवेल्युएट कर रहा हूँ? क्या मैं देख रहा हूँ उससे मेरे पे क्या असर हो रहा है? डू आई वांटेड और नॉट वांटेड, और इज इट जस्ट पास्ड ऑन टू मी? सो उस सबको इवेल्युएट करके थोड़ा चले, ओपन माइंड से रहें और देखिए आपको क्या चाहिए सही में, और मतलब बस पास ऑन हुई चीज़ ना ले लें कि ऐसा सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल वही वो होएगा जब फियरलेस बनेगा बंदा, टू गो अगेंस्ट द सोसाइटी एज वेल। हमेशा भेड़ चाल में नहीं चलना है, अपना दिमाग लगा के थोड़ा करेज से वैसे स्टेप्स लेने हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। भेड़ चाल में तो चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस देखिए, क्या इम्प्रूव करना है वो देखिए, एंड कैरी ऑन विद लाइफ। वही इन ए मोर हेल्दी मैनर। हाँ, और अच्छा भी लगता है जब शरीर मन सब बढ़िया चल रखा हो तो इंसान अंदर से खुश फील करता है। तो कोई इंसान क्यों खुश नहीं फील करना चाहेगा ना, सबको अच्छा फील ही करना है ज़िंदगी में। तो थोड़ा इवेल्युएट करिए कि मतलब यंग जनरेशन की क्या चीज़ सही में अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है, उसके बेसिस पे डिसीजन लें अपना। हाँ, जो सेट नॉर्म्स हैं जिस पे पिछली जनरेशंस जीती आई हैं, कोई जरूर नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए। उसमें से अच्छी चीज़ें जो है वो सही, उसमें से भी देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें वो भी। एंड यू टू मूव ऑन, यू टू सी न्यू वर्ल्ड, बाकी भी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं आप तो लाइक कॉर्पोरेट के लोग जब जाते हैं इन सब चीज़ों को करते हैं, तो उसके बाद दे आर मोर फ्रेश व्हेन दे कम बैक ऑन द डेस्क, दे परफॉर्म बेटर। सही। इनफैक्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को, हम सब भगवान पे विश्वास करते हैं, किसी ने भगवान को देखा नहीं है। किसी ने देखा नहीं है। तो हम कैसे चले हुए हैं ना अभी तक कि हमने सुनी बात है, और मेरे को इतना विश्वास है वही भगवान जो आज तक मैंने देखे ही नहीं है। वो तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और उसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सही। क्योंकि जब आप अपने फ्रंटियर्स जो है खुद के लिए जो बनाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, फिर एक दूसरा माइलस्टोन अचीव करते हैं, ठीक है, उतना ही आपको अपने आप पर विश्वास बढ़ता जाता है। सही। Good thing to do. Okay. And thank you very much for an enlightening talk. Thank you, sir. We both. It was a pleasure. I wish you all the best for your future adventures. Thank you so much. Okay. Thank you for being with Make My Star. Okay. मैं सारे घूमके वेखिया, अमेरिका, रूस, मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसी दी कोई शर्त सी, कोई